हेलो एवरीवन, वेलकम बालाजी क्लासेस अतुल वाजपेयी में। हम लोग डिस्कस करेंगे आज कंप्लीट लूशन, पूरी लूशन कवर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, टॉपिक वाइज सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इससे करके पूरी लूसेंट हम लोग कवर करेंगे टॉपिक वाइज। इसमें से पहला वीडियो आपको जो है इसे हिस्ट्री से प्राचीन भारत मिलेगा, फिर मध्यकालीन, फिर जो है आधुनिक भारत, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से, इकोनॉमिक्स से, सभी से एक एक वीडियो मिलते रहेंगे। यहाँ पर आपको लूसेंट की नोट्स कैसी बनानी ये भी हम बताएंगे। जो चीज़ हाईलाइट करेंगे इंपॉर्टेंट होगा वही बनानी है, सभी को आपको नोट नहीं करना है। पूरी लूसेंट की बुक में सेम टू सेम जैसा वैसा लाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है आपको समझाया जाएगा कि नोट्स कैसे बने। जो इंपॉर्टेंट वही लिखना है, बाकी से नहीं लिखना है। अगर आप ये लूसेंट की बुक कवर कर लेते हैं पूरी, तो मान लीजिए कि आपकी जीएस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, इकोनॉमिक्स में, मतलब पूरी तरह से जीएस आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग कवर कर रहे हैं जीके बुक है, फॉलो कर रहे हैं जो लूसेंट है। ठीक, कंप्लीट लूसेंट है और टॉपिक वाइज यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। तो एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है बालाजी क्लासेस अतुल वाजपेयी में। तो हम लोग यहाँ पर आज देखेंगे लूसेंट। अभी तक जो है ऐसा किसी ने ऐसा नहीं किया गया कि पीडीएफ फाइल ला दी गई उसी से समझाया जा रहा है, जो इमेज ऐसा नहीं है, पूरा टाइप करके अच्छे से लाया जा रहा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की क्लास, देखते हैं हम लोग क्या है। ठीक है, लूसेंट कवर करें, कंप्लीट लूसेंट कवर करेंगे। सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को थोड़ा 2 मिनट लेंगे और समझा देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसकी जो अदर दैन प्लेलिस्ट है उनको अगर आपने नहीं वॉच किया तो उनको वॉच कर लीजिए। 3K जो है व्यूज़ के लिए, जो हमारे जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए आपको एक आप सभी सब्सक्राइबर को थैंक्स कहना चाहते हैं। ठीक है, आगे बात करें, अगर आपने हमारी जो इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है अगर आपने नहीं देखी, कंप्लीट एनसीईआरटी मैंने जो है जियोग्राफी कराई है एनसीईआरटी से, क्लास 6 से, उसको आप कवर कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी मैथ वाली देख लीजिए, और अदर टॉपिक हमको भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जो है वीडियोस हैं उनको जरूर देखिए। करंट अफेयर्स है जो हमारा करंट अफेयर जो है देखिए। ज्योग्राफी जो है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम लोग पहले ही कर चुके हैं, जीएस के जो है कर चुके हैं, और साइंस वन लाइनर ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन हम लोग बार कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने उन क्वेश्चनों को नहीं देखा है तो जाके एक बार जरूर देख लीजिए। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले आप जैसे ही बुक खोलेंगे, अपनी जीएस की लूसेंट बुक खोलेंगे, सबसे पहला टॉपिक आपको यही लिखा मिलेगा जो आपके स्क्रीन पर देख रहा है, क्या भारत का इतिहास। सबसे पहला क्या टॉपिक मिलेगा, भारत का इतिहास। तो बात की गई है उत्तर के हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से विख्यात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष, महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष, ये इंपॉर्टेंट, इसे नोट डाउन करना है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश कहा जाता है, तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया, इंपॉर्टेंट है, यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। जितना मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उत्तर के हिमालय से कहाँ, जो हमारा जो है भारत है उत्तर में जो है कहाँ है, हिमालय। उत्तर में जब आप देखेंगे मैप में देखेंगे उत्तर में जो है अरावली पर्वत हो गया, सब क्या है, हिमालय है, जो है हिमालय। और समुद्र दक्षिण में, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में नीचे देखेंगे जो है चेन्नई साइड में, तिरुवनंतपुरम साइड में, तो नीचे क्या है, समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से इसे क्या कहते हैं, भारतखंड कहते हैं, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष, ये इंपॉर्टेंट, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में क्या कहा गया है, भारतवर्ष। कहाँ, महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष कहा गया है। और एक इंपॉर्टेंट है कि यूनानियों ने भारत को इंडिया, यूनानी जब आए तो यूनानियों ने भारत को क्या कहा, इंडिया कहा। और मध्यकाल में, जब मध्यकाल हम भारत पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे जो मुस्लिम इतिहासकार आते हैं उन्होंने कहा हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया, किसे, भारत को, किसे, भारत को। आगे डिस्कस करते हैं, आगे बात करें तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आगे बात करें तो प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो हम इसको डिस्कस करेंगे इसी तरह, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अगर बात करें दोस्तों प्राचीन भारत की, तो प्राचीन भारत में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं टॉपिक है प्राचीन भारत है, इसमें जो है हड़प्पा सभ्यता वगैरह के हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म वगैरह को सब डिस्कस करते हुए चलेंगे। मध्यकालीन भारत में मुस्लिम जो है जो आक्रमण हुए, उनके अरबों का आक्रमण देखेंगे, सब देखेंगे। और आधुनिक भारत में फिर हम लोग जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है ना, फिर जो है बंगाल का विभाजन होता है, जो है, और जो है प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इन सबके विषय में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। बात करी जाए तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत जो हमारी जो है लूसेंट की बुक में टॉपिक दिया गया है। सबसे पहला टॉपिक है, यहाँ से डिस्कस करते हैं। और प्राचीन भारत का सबसे पहला टॉपिक क्या दिया गया है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। आप हेडिंग डाल देंगे और इसको लिखना शुरू करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से, कितने स्रोतों से मिलती है, मुख्यतः प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में जो प्राचीन भारत है, हमको ये जानकारी कहाँ से मिलती है कि कब जो है मुगल आक्रमण हुआ, और जो है प्राचीन भारत में अगर बात करें तो मौर्य वंश कब आया, और प्राचीन भारत बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सबके विषय में जानकारी हमको प्राप्त कहाँ होती है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोत। कौन कौन से 4 स्रोत है, पहला धर्म ग्रंथ, कैसा, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, कैसा, पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है।
पुरातत्व संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। तो बात करें धर्म ग्रंथ, हमको पता है धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ हमारे क्या हैं, जैसे वेद हैं, है ना, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद वगैरह, और जो है पुराण हैं, है ना, और विदेशी विवरण क्या है, जो विदेशी आए और उन्होंने कैसा किया, इन सब के विषय में हम डीपली डिस्क्राइब करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। आगे बात करें तो धर्म ग्रंथ, क्या टॉपिक सबसे पहला दिया गया है, धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी, यह इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। भारत का कहाँ का, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है, वेद है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या नाम है उसका, वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। कौन माना जाता है, इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के इसे नोट डाउन कीजिए। कौन है, महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी। कौन माने जाते हैं, महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी माने जाते हैं। महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत सारे बच्चों को ना मालूम कि वेद का संकलनकर्ता कौन है, किसने संकलनकर्ता किसे कहा जाता है, तो महर्षि, किसे, महर्षि संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। क्या नाम है, महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को संकलनकर्ता माना जाता है। किसका, वेदों का। वेद कितने हैं, माना जाता है वेद 4 हैं। वेद कितने हैं, 4 हैं, सबको पता है। ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद। अगर सबसे पुराना पूछा जाए तो सबसे पुराना कौन सा वेद है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। इन पर भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ, जो हमको जो है लूसेंट की बुक क्या बताती है कि वेद कितने हैं, 4 हैं, और वेद को जो संकलन करता है उसे क्या कहा जाता है, महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी को माना जाता है। और वेद कितने हैं, 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद माने जाते हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। अथर्ववेद माने जाते हैं। आगे बात करें तो ऋग्वेद किसे कहते हैं, आइए इस पर डिस्कस करते हैं। ऋग्वेद क्या टॉपिक है, ऋग्वेद रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। किसे, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को संग्रह को ऋग्वेद कहा है। ऋग्वेद मतलब सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। कंप्लीट लूसेंट है तथा इसमें 10 मंडल, कितने मंडल हैं, इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं किसमें, ऋग्वेद में। याद करना आसान है, मंडल हैं 10 और 1028 सूक्त हैं। वाल्खिल्य पाठ के 11 सूत्रों सहित 10,462 रचाएं, 10,462। तो यहाँ याद करने ईजी है क्योंकि इसमें 10 मंडल हैं, तो 10 मंडल हो गए, 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हो गए, और 10,462 रचाएं, यानी स्टार्टिंग में सब में 10 है। कितनी ऋचाएं हैं, 10,462 ऋचाएं हैं, 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। और इस वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। जो पढ़ता है इसे क्या कहते हैं, ऋग्वेद के जो ऋचाओं को जो पढ़ता है उस ऋषि को क्या कहते हैं, होत्र कहा जाता है। क्या ऋषि, उस ऋषि को क्या कहा जाता है, होत्र कहा जाता है। उस ऋषि को क्या कहा जाता है, होत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऋषि को होत्र कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, होत्र कहते हैं। ठीक है, इस ऋषि को क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं। क्या कहा जाता है उस ऋषि को, होत्र कहा जाता है, ऐसे होत्र। ठीक है, उस ऋषि को क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। रचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। ठीक, किसको, जो लोग ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ते हैं उन्हें क्या कहता है, होत्र कहा जाता है। होत्र कहा जाता है। और इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, वाल्खिल्य पाठ से 10,462 रचाएं। ठीक है, और पढ़ने वाले ऋषि को होत्र ऋषि कहते हैं। इस वेद में आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी, किसके बारे में जानकारी मिलती है हमको, ऋग्वेद से किसके विषय में जानकारी मिलती है, आर्य की राजनीतिक, जो आर्य थे उनका जो है राजनीतिक पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, उनकी पॉलिटिकल प्रणाली कैसी थी, और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ से हमको इतिहास के बारे में और आर्य की राजनीतिक प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है। ओके गाइज, क्लियर हो रहा है। आगे बात करें तो जो ऋग्वेद पढ़ता है उसे क्या कहते हैं, होत्र कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो आगे डिस्कस करते हैं विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, सूर्य देवता सावित्री को प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस मंडल में है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। और इसके 9वें मंडल में सोम देवता सोम का उल्लेख, 9वें मंडल में किसका, देवता सोम का उल्लेख है। और इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है। हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहा जाता है, खिल कहा जाता है। किससे संबंध, हम किसको पढ़ रहे हैं, ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद के हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहा जाता है, खिल कहा जाता है। तीसरे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। किसको समर्पित है, सूर्य देवता सावित्री को प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता शिव का उल्लेख है। और इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है। चतुस्वर्णी समाज की कल्पना आदि का स्त्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में, किसमें है, 10वें मंडल में है। चतुस्वर्णी समाज यानी पुरुष सूक्त है जिसके अनुसार 4 वर्ण, ऋग्वेद में कितने वर्णों को डिस्क्राइब किया गया है, 4 वर्ण बताए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
कितने बताए गए हैं? ऋग्वेद में 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसका डिस्क्राइब कैसे किया गया है? पुरुष ब्रह्मा के से क्रमशः मुख, तो जो है जो ब्राह्मण होगा, जिसे ब्राह्मण ब्राह्मण, तो ब्राह्मण का दिया गया है मुख से। कैसे? मुख से ब्राह्मण हो गया। मुख से क्या हुआ? ब्राह्मण हो गया। भुजाओं से क्षत्रिय हो गया। भुजाओं से क्या हुआ? क्षत्रिय हो गया। और जंघाओं से क्या हुआ? वैश्य हो गया। जंघाओं से क्या हुआ? वैश्य हो गया। और चरणों से क्या हो गया? शुद्र हो गया। चरणों से शुद्र होगा, ऐसे डिस्क्राइब किया गया। चरणों से शूद्र को डिस्क्राइब, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यानी ब्राह्मण ब्रह्मा के क्रमशः मुख से ब्राह्मण हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय हुआ, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र हुआ। ऋग्वेद में इसको डिस्क्राइब किया गया। ठीक है, एक बार फिर से इसको जो है ज़रा इंपॉर्टेंट है, यहाँ नोट्स आपको बनानी है, यहीं से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से लेके चलने हैं। क्या होता है, लूसेंट लोग पढ़ लेते हैं लेकिन उसको जो है ध्यान नहीं देते। यही सारी इंपॉर्टेंट बातें, छोटी छोटी बातें एग्जाम में आ जाती है। एक बार इसको फिर से रिवीजन करते हैं। क्या यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है जो आपको नोट करना है, कैसे नोट्स बनानी है। नोट्स में सबसे पहले लिखना है कि ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है। बस इतनी बातें लिखनी। 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 3रे में सूर्य देवता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त हैं। इसके अनुसार 4 बार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं और मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी। आगे बात करें, आगे डिस्कस करें, आगे देखते हैं। आगे बात करी जाए तो यहाँ बताया कि नोट इंपॉर्टेंट बात यहाँ नोट एक दी गई। क्या? धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों और स्थितियों, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्यों को, विशेष अधिकारों का स्पष्ट विभेद करता है। धर्मसूत्र में क्या? 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों को, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्यों का विशेषाधिकार विभेद करता है। मतलब जो है कहा जाता है ये कि जिसका जैसा व्यवसाय था उसको वैसा स्वरूप होगा। जैसे जो पढ़ने लिखने का काम करते थे, पूजा पाठ का काम कराते तो उन्हें ब्राह्मण मान लिया गया। जो युद्ध में जो कुशल थे, जो है युद्ध में और वीरता में कुशल थे, उन्हें क्षत्रिय मान लिया गया। जो बिजनेस में कह सकते हैं कुशल थे, उन्हें जो है वैश्य मान लिया गया। और जो निम्न जाति वाले जो काम कर लेते तो उन्हें शूद्र की दे दिया गया। तो व्यवसायों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया। ये चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए। आगे डिस्कस किया है ईसा और ईस्वी में, यानी कि इसमें ईसा और ईस्वी में बहुत लोगों ने समझा था क्या है ईसा और ईस्वी। तो ये भी लूसेंट की बुक ने हमको बताती है। लूसेंट की बुक का हमारा फर्स्ट पेज ही हमें इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। क्या ईसा और ईस्वी में क्या अंतर है, ध्यान समझिएगा। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, कौन से वर्तमान में प्रचलित? अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात, वर्तमान में जो प्रचलित कैलेंडर का क्या नाम है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। बहुत ज़्यादा बच्चों को अभी कह रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं कमेंट करके देखिए, आपको मालूम है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है, जो वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई कैलेंडर, जूलियट कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को पूर्व को BC, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता था। यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले के जो समय है उसे कहा जाता है ईसा पूर्व कहा जाता है। क्या कहा? जैसे ईसा पूर्व, जैसे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, पुराने और जैन धर्म में ये सब कब हुए थे? ईसा पूर्व में होते, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले। उसे इंग्लिश में कहा जाता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर का नाम कुछ बच्चे, जो लूसेंट का पहला कवर है, लूसेंट की बुक सबके पास होगी लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चों को ये चीज़ नाम मालूम नहीं होगी, इसलिए हम यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं, समझते रहिए। तो वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसा कैलेंडर, जूलियट कैलेंडर ईसाई धर्म जो है मसीहा के जन्म पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले को पूर्व को BC, बिफोर द जन्म ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। आगे ईसा ना पूर्व की गिनती उल्टी दिशा में होती थी। कैसे? ये इंपॉर्टेंट है। ईसा पूर्व की गिनती कैसे होती? तो उल्टी दिशा में होती। जैसे इंपॉर्टेंट ध्यान, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 कब हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म 563, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 साल पहले हुआ था। 563 साल पहले हुआ था। किसका जन्म? ईसा मसीह के जन्म के पहले बुद्ध का हुआ था 563। मृत्यु 483, यानी कि जब जन्म हुआ 563 वर्ष पहले, तो जन्म मृत्यु कब हुई? 483, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 483 वर्ष पहले उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और 483 ईसा पूर्व में ईसा मसीह के जन्म की तिथि से आरंभ हुआ था। ठीक है, तो कब? यहाँ से इंपॉर्टेंट बात है कि ईस्वी, क्या लिखा है? ईस्वी ईसा मसीह के जन्म की तिथि से प्रारंभ हुआ था। ईस्वी ईसा मसीह के जन्म की तिथि से प्रारंभ हुआ था और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और ईस्वी कब से? तो ये लिखना है कि ईसा मसीह के जन्म की तिथि से प्रारंभ हुआ है, सन ईस्वी कहलाता है। क्या कहलाता है? सन। जब ईसा मसीह का जन्म हो गया तो उस दिन से क्या मानने लगे? ईस्वी मानने लगे। पहले मानते थे ईसा पूर्व, बाद में मानने लगे ईस्वी, और इसी ईस्वी को सन कहते हैं। इसी ईस्वी को क्या कहते हैं हम लोग? सन। यानी जिस साल ईसा मसीह का जन्म हो उसे हम मानना ईयर 1, फिर 1, 2 हुआ, 3 हुआ, इसी तरह पहुँचते होते 2020 आ गया। ठीक, इसीलिए इसे संक्षेप में ई लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ई मतलब ईस्वी। ई मतलब ईस्वी, यानी अब हम लोग क्या लिखते हैं? ई लिखते हैं, जहाँ सन लिखते हैं या फिर ईस्वी लिखते हैं, ई लिखते हैं। और इसके पहले को लिखा जाता है ई पूर्व, ईसा पूर्व लिखा जाता है। ठीक है, को लैटिन भाषा में लिखा जाता है AD।
AD यानी अफगानिस्तान है जो है ईसवी, चलिए इसे क्या कहते हैं, ईसवी। इसका लाता है अन्नो डोमिन इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यानी लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के जन्म से शुरू हुआ सन। क्लियर। यहाँ ज़्यादा बातें आपको नहीं इंपॉर्टेंट करनी है, बस केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईसा मसीह के जन्म से ईसवी का प्रारंभ हुआ। इससे मसीह के जन्म के पहले जितनी घटनाएं हों उन घटनाओं को ईसा पूर्व कहते हैं, और वो गिनती उल्टी गिनी जाती थी। बस यही इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। आगे बात करें, आगे डिस्कस किया गया है वामनावतार ने तीन पगों के आख्यान का परिचिंतन स्तोत्र ऋग्वेद में। कहाँ? ऋग्वेद में आपने कहानी सुनी हो कि वामनावतार ने 3 पगों ने पूरी धरती माप ली थी। क्या माप ली थी? 3 पगों में पूरी धरती माप ली थी। तो इसका वर्णन कहाँ किया गया है, किसमें किया गया बताइए आप लोग? 3 पगों में पूरी धरती मापने का वर्णन कहाँ किया गया है? 3 पगों में पूरी धरती मापने का वर्णन ऋग्वेद में किया। कहाँ किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, इंपॉर्टेंट। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ, 200 क्या है? ऋचाएँ रचना की गई। कि ऋचाएँ की रचना की गई है। ऋचाओं की क्या की गई है? रचना की गई है, ठीक है। ऋचाएँ की रचना की गई है। नोट आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपको जो चीज़ें नोट में मिलती हैं वो चीज़ें एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाती है। नोट वाला आप कभी मिस मत करिएगा। आपको कोई चीज़ नोट में लिखी तो ये नहीं पूछना है कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट, आपको तुरंत नोट डाउन करनी। क्या? तो प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद सबसे पुराना क्या है? ऋग्वेद है। सबसे पुराना क्या है वैदिक साहित्य में? ऋग्वेद। और ऋग्वेद के बाद अगर अगला पूछा जाए तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान। एग्जाम पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है, तो लोग मारेंगे यजुर्वेद में मारेंगे। ऋग्वेद क्या इसमें? यजुर्वेद में, लेकिन सही नहीं है। क्या है? शतपथ ब्राह्मण का स्थान है, ठीक है। और सबसे पहला पुराना ऋग्वेद है और सबसे बाद का अथर्ववेद है। आगे डिस्कस करते हैं। तो ऋग्वेद के विषय में हमने कई सारे फैक्ट। आपको क्या करनी है, एक जो है 200 पेज की मोटी कॉपी लेनी है, ज़्यादा मोटी नहीं लेनी, 200 पेज की कॉपी लेनी है मोटी। उसमें बस यही जैसे हमने बताया इंपॉर्टेंट, बस जैसे एक टॉपिक लिया तो एक टॉपिक में आपको मुश्किल से आधा पेज, 1 पेज आना चाहिए। बहुत शॉर्ट नोट बनाए, जितनी ज़्यादा शॉर्ट आप कर सकते हैं, जितना मैं हाईलाइट करता हूँ उतना नोट डाउन करनी है, ठीक। नोट्स कैसे बनेंगे ये भी बताया जा रहा है। देखो आपको प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है, ठीक है। आगे बात करें तो ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का आता है। अब अगला टॉपिक है यजुर्वेद। अगला टॉपिक क्या है? यजुर्वेद के समय डिस्कस कर रहे हैं। यजुर्वेद के बाद करें तो सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन करता यजुर्वेद कहलाता है। क्या कहलाता है? नियमों का संकलन करता अजुतेन। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन किए गए नियमों, यानी जो बलि के समय जो नियम होते थे, है ना। और सस्वर पाठ के लिए मंत्र, जितने भी मंत्र हैं, ठीक है, वो सब कहाँ से हैं? कहाँ से आए हैं? यजुर्वेद से। कहाँ से आए हैं? यजुर्वेद। सबसे पहला हमने पढ़ा था कौन सा? ऋग्वेद। इसका सेकंड नंबर यजुर्वेद से आए हैं। यजुर्वेद में सस्वर पाठ मंत्रों के बल के समय पालन के लिए और नियमों का संकलन करता यजुर्वेद कहलाता है। इस पाठकर्ता को अर्धायु क्या कहता है? इस पाठकर्ता को अर्धायु। जैसे अभी ऋग्वेद जो पढ़ता था उसे कहते थे होत्र कहते हैं। उसे पढ़ने वाले इसी को कहते थे, ऋग्वेद पढ़ने होत्र कहते हैं, इसे कहते हैं अर्धायु। क्या कहते हैं? अर्धायु कहा जाता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में, ये इंपॉर्टेंट यहाँ से, यह ऐसा एक वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? यजुर्वेद। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक सामवेद। अगला टॉपिक क्या है? सामवेद। यजुर्वेद हिंडल के 2 पॉइंट, बस इसके जो पाठकर्ता को अर्धायु कहा जाता है, ठीक, अर्धायु कहा जाता है, अर्धव्यू कहा जाता है। और इसमें जो गद्यम पद दोनों में है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्यम पद दोनों में है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ऐसे दिए गए तो कंफ्यूज हो सकते हैं। इसमें कौन सा है? यजुर्वेद। अगला टॉपिक है सामवेद। इसमें गाई जा सकने वाली, इसमें यह गाई जा सकने वाली रचनाओं का संकलन इसके पाठकर्ता को उद्रात। अभी हमने पढ़ा था ना उद्रात, तो उद्रात क्या कहते हैं? इसके पाठकर्ता को उद्रात कहते हैं। उद्रात सामवेद। किसके? सामवेद के पाठकर्ता को उद्रात कहते हैं। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्धायु कहते हैं और ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्र कहते हैं। जैसे पाठ नाम डाल लिया और उसके सामने उसका पाठ करता लिख दिया। जैसे आपको अब जैसे टॉपिक है सामवेद टॉपिक लिखा, तो सामने लिखना है इसमें गाई जा सकने लिए बस लिखना है इसके सामवेद और डाल दिया जो है उद्रात। क्या लिख लिया? उद्रात लिख दिया, उद्धृत लिख दिया। और उद्धृत लिखने के बाद डाल दिया क्या? पढ़ने वाले को, ठीक, शॉर्टकट जैसा विकार से पढ़ने वाले को कहते हैं। और इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सामवेद से इसे भारतीय संगीत का क्या जनक कहा जाता है? भारतीय संगीत का क्या कहा जाता है? इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय संगीत का जनक किसे? सामवेद को कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। आगे बात करें तो अथर्ववेद, सबसे लास्ट का अथर्ववेद, अथर्वा ऋषि द्वारा। किसके द्वारा? अथर्वा द्वारा रचित, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति और प्रायश्चित, इन सब चीज़ों का वर्णन किया गया है। वायु पुराण, गुप्तवंश, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्मा आदि विविध विषयों के मंत्रों तथा सामान्य मनुष्यों के विचार विश्वासों इत्यादि का वर्णन है
अथर्ववेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है, ये लिखना है बस। अथर्ववेद क्या करता है? कन्याओं के जन्म की निंदा किस वेद में की गई है? अथर्ववेद कन्याओं की जन्म की निंदा करना है, बस आपको नोट्स बनानी है जो उसमें लिखना है। अथर्ववेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है और इसमें सभा और समिति, सभा पहली सभा, इसमें सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां, कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्रजापति की दो पुत्रियों का क्या नाम है? तो सभा और समिति। और इसका वर्णन अगर पूछ लिया जाता है किस में किया गया है? तो अथर्ववेद में किया गया है। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, इसका वेद अथर्ववेद में किया गया है। नोट फिर इंपॉर्टेंट, सबसे प्राचीन वेद, सबसे पुराना वेद क्या है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन का वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। सबसे बाद का कौन सा वेद है? अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद आगे बात करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। आगे वेदों को भली भांति, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। 6 वेदांगों की रचना की गई है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। कहाँ? पुराणों में मिलता है। सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष है। तो पुराणों के रचयिता कौन है? पुराणों के रचयिता कौन है? पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता है लोमहर्ष। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। उग्रश्रवा कौन? तो पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पहला जो लूसेंट का पहला पेज है भी, इसमें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको मिलती चली जा रही, इसलिए लूसेंट को कंप्लीट लूसेंट कवर करना जरूरी है। तो लोमहर्ष अथवा उसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। किसके? पुराणों के रचयिता। ठीक है। ऐतिहासिक कथाओं में सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष है। कौन है? लोमहर्ष है। और उनके पुत्र कौन है? उग्रश्रवा। लोमहर्ष और उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। इसमें केवल 5, इसमें केवल कितने बताए गए? 5। इसमें केवल 5 पुराणों के नाम बताए जा रहे हैं। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण एवं भागवत। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। इतने में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ठीक है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मिला कि पुराणों के रचयिता लोमहर्ष हैं। ये पुराणों के रचयिता लोमहर्ष हैं और उनका पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराणों की संख्या 18 है। मेन 5 है: मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण, भागवत पुराण। और इन्हीं 5 में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ठीक है। और वेदों को भली बात समझेंगे, 6 वेदांगों की रचना की गई है। आगे डिस्कस करते हैं। आगे बात करें तो नोट फिर इंपॉर्टेंट है। नोट मिल गया। नोट क्या? पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन। तो सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे पुराना पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। कौन सा पुराण? प्राचीन और प्रामाणिक। सबसे प्राचीन और प्रामाणिक कौन सा है? तो पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक। कौन सा? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सभी पुराणों में सबसे जो है प्राचीन है और क्या है? जो है प्रामाणिक है। ठीक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे जाते हैं। स्त्रियां तथा शूद्र इन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं है। ठीक है। क्या लिखा है? स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं है वे पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते। स्त्री को सर्वाधिक गिरी हुई स्त्री मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसे जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया। तो एक किस बात करें? अथर्ववेद में ये चीज़ें क्या मिलती हैं कि स्त्रियों को जो है तीसरा मुख्य दोष बताया गया है, जुआ और शराब की भांति। और मैत्रेयनी संहिता को स्त्री सबसे गिरी हुई संहिता बताया गया है ना, सबसे गिरी हुई बताया गया। और यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं कि यहाँ मोस्ट जो नोट है आपको ये वाला है कि मत्स्य पुराण सबसे क्या है? प्राचीन है, सबसे पुराना है और सबसे प्रामाणिक है। कौन सा? मत्स्य पुराण। ठीक है। और संस्कृत में होता था, पुजारी पाठ मंदिरों में करते थे। और पुराण स्त्रियों क्या करती थी? इन्हें पढ़ने और अनुमति नहीं थी, केवल क्या सुन सकती थी। आगे बात करें तो आगे डिस्कस करें सतपथ ब्राह्मण। अभी हमने बात किया था क्या? सतपथ ब्राह्मण दूसरा आना चाहिए ना ऋग्वेद के बाद। हाँ, अभी एक चीज़ है। तो सतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। सतपथ ब्राह्मण में क्या गया? स्त्रियों के पुरुष की क्या गया? अर्धांगिनी। अर्ध मतलब आधा, अंग मतलब अंगार्धांगिनी मांगा गया है। ठीक, अर्धांगिनी कहा गया है। और स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी। जो स्मृति ग्रंथ हैं, कौन से? स्मृति ग्रंथों में इंपॉर्टेंट है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्रामाणिक और प्राचीन क्या है?
मनुस्मृति। कौन सी है? मनुस्मृति। मनुस्मृति सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मानी जाती है। यह शुंग काल का नामक ग्रंथ है। किस काल का है? यह शुंग काल का नामक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त वंश के विषय में जानकारी प्राप्त करता है। नारद स्मृति कौन सा? नारद स्मृति से गुप्त वंश के विषय में, नारद स्मृति से गुप्त वंश, नारद स्मृति से किससे? गुप्त वंश के विषय में जानकारी प्राप्त करता है। कौन सा? नारद स्मृति। कौन सा? नारद स्मृति से गुप्त वंश के। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है गुप्त वंश के विषय में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो नारद स्मृति से प्राप्त होती है। और शुंग काल का मानक ग्रंथ क्या है? तो मनुस्मृति माना जाता है। देखो लिखा, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है और यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। शुंग काल का मानक ग्रंथ पूछा जाए तो कौन सा है? मनुस्मृति है। और नारद स्मृति में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार बनाइए और इसे जरूर नोट डाउन कीजिएगा। क्या? जातक में बौद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित है। जातक में बुद्ध जी की पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित हैं। जातक में बुद्ध जन्म की पुरानी कहानियां वर्णित हैं। और हीनयान प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु। हीनयान प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। आगे बात करें तो आगे बात करते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र है। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालीन के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। तो अर्थशास्त्र के लेखक क्या है? चाणक्य इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। कौटिल्य और विष्णुगुप्त इन्हीं का नाम है। और यह 15 अधिकरणों 180 प्रकरणों में विभाजित है। इनमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। किसमें? चाणक्य कहें, कौटिल्य कहें, विष्णुगुप्त, सभी इनके अर्थशास्त्र में। जो चाणक्य था उन्हीं का नाम था विष्णुगुप्त और उन्हीं का नाम था क्या था? कौटिल्य था। इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। अर्थशास्त्र पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में पुट अप हो सकता है कि अर्थशास्त्र की टॉपिक पर लिखा गया तो किस पर है? पॉलिटी पर। किस पर है? पॉलिटी पर, राजनीतिक प्रणाली के विषय में चर्चा की गई है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। और यह है जैन ग्रंथों का प्रारंभिक इतिहास का नाम कल्पसूत्र है। इसकी रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने। कल्पसूत्र किसने लिखी थी? भद्रबाहु ने। ठीक है, आगे बात करें, इंपॉर्टेंट लिखते रहिए। आगे बात करें तो सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया था। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक रजत रंगनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक रजत रंगनी है। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक रजत रंगनी है जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध के विजय का वृत्तांत चचनामा। अरबों की सिंध पर जब अरब आक्रमण होता है सिंध में, मध्यकालीन भारत के स्टार्टिंग पोर्शन में हम लोग पढ़ते हैं, जब अरब सिंध पर आक्रमण करते हैं, जब दाहिर वहाँ का शासन होता है ना, जो है 17 बार जब है महमूद गजनी वगैरह आक्रमण करते हैं, तो इस सब का डिस्क्राइब कहाँ किया गया है? जो है चचनामा। तो अरबों की सिंध, जब अरब सिंध पर आक्रमण करते हैं और जीत जाते हैं तो उसके विषय में कहाँ? चचनामा पुस्तक। लेखक अली अहमद। कहाँ? चचनामा पुस्तक के लेखक कौन है? अली अहमद में सुरक्षित है। क्या सुरक्षित है? अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा, जिसके लेखक अली अहमद में है, सुरक्षित है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। आगे बात करें तो अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा एवं तथा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है के लेखक पढ़नी है। तो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? पढ़नी है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पढ़नी है। क्या है? अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? पढ़नी है। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। आगे बात है, कल्याण की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। कल्याण की गार्गी संहिता कैसा ग्रंथ है? एक ज्योतिष ग्रंथ है, यानी कि इसमें ज्योतिष विद्या के विषय में लिखा गया है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण, भारत में होने वाले यवनों का आक्रमण, यवन, हूण, ये सब जब आक्रमण होते हैं ना, इनके विषय में यवन आक्रमण, तो यवन आक्रमण का उल्लेख कहाँ से मिलता है? कल्याण की गार्गी संहिता एवं ज्योतिष ग्रंथ। किससे? कल्याण की गार्गी संहिता और ज्योतिष ग्रंथ से हमको कहाँ यवन आक्रमण के विषय में जानकारी मिलती है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। और इसने महाभाष्य से शुंग के इतिहास का पता चलता है। शुंग के इतिहास का पता चलता है। क्लियर हो रहा है? शुंग के इतिहास का पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ क्या? कल्याण की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और ये इसमें महाभाष्य से शुंग के इतिहास का पता चलता है। यहाँ इंपॉर्टेंट ये लिखा अष्टाध्यायी, इसकी रचना पढ़नी। कौन है? पढ़नी के लेखक हैं अष्टाध्यायी के। ठीक है, संस्कृत भाषा की प्रथम व्याकरण, मोस्ट पूछा जा सकता है एग्जाम में कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक का क्या नाम था? तो अष्टाध्यायी। रचयिता कौन थे? पढ़नी। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं।
विदेशी विवरणों से मिलने वाली जानकारी, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे कहाँ पढ़ा, अभी हमने पढ़ा जो धर्म ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी, ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलने वाली जानकारी ना, पूरा अब पढ़े हैं विदेशी ग्रंथों ना, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य पढ़ा ना, अब पढ़ेंगे क्या विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। पहला है यूनानी रोमन लेखक, कौन से लेखक, किनके विषय में, जो यूनान से आए, रोमन जो यूनानी रोमन लेखक है उन्होंने क्या किया, क्या पढ़ा, क्या लिखा, तो उसके विषय में सबसे पहले बात करते हैं टेसियस। इंपॉर्टेंट के लिए पढ़ते जाएंगे, इसमें इंपॉर्टेंट जो होगा वही लिखना, सब लिखना नहीं। यह ईरान का राज्यवाद था, भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेरोडोटस को क्या इतिहास का पिता कहा जाता है, ये केवल हेरोडोटस डाल के बस लिखना, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, इसने अपने तो हेरोडोटस लिखा, इतिहास का पिता का, इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत फारस संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण अनुश्रुतियों नफाओं पर आधारित है। अनुश्रुतियों नफाओं पर आधारित के लिए इतना लिखना, हेरोडोटस इतिहास का पिता कहा जाता है, इसकी पुस्तक हिस्टोरिका है, हेरोडोटस इतिहास का पिता, और टेसियस इसमें कुछ लिखने वाला है नहीं। आगे बात करें तो आगे सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस और अनेक्रिस्टस था। कौन था? निरियाकस। सिकंदर के साथ आने लेखकों में नाम लिख लेना है, निरियाकस और अनेक्रिस्टस था, तथा आस्टियोबुलस, निरियाकस, अनेक्रिस्टस, आस्टियोबुलस नाम याद कर लीजिए, थोड़ा सा टफ लग रहे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। निरियाकस, अनेक्रिस्टस और आस्टियोबुलस के विवरण प्रथम अधिक प्रमाणिक और क्या है, विश्वसनीय हैं। मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था, पूछा है, इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इसने अपनी पुस्तक इंडिका, तो पूछा जा सकता है इंडिका पुस्तक किसकी है? मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था, इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। तो कौन? मेगास्थनीज कौन था? यह सेल्यूकस निकेटस के राजदूत में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था, है ना। और इसकी पुस्तक, तो मेगास्थनीज की पुस्तक, मेगास्थनीज डाली, उसकी पुस्तक इंडिका लिखी, और सेल्यूकस निकेटस के राजदूत में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। तो इंडिका से हमको क्या पता चलता है? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डाइमेकस या सीरिया नरेश अंत्योकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था, और इसका विवरण भी मौर्य युगीन संबंधित है, इंपॉर्टेंट नहीं, मौर्य युगीन संबंधित है। आगे बात करें तो डायोनिसिस या मिस्र नेस्टाल्मी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। किसके? अशोक के राज दरबार में आया था। क्या नाम था इसका? डायोनोसिस। अशोक के दरबार में आया था। टालमी बात करें, टालमी इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? टालमी ने। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? टालमी ने। क्लियर? भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? टालमी ने लिखी। और डायोनिसिस क्या था? ये जो है अशोक के राज दरबार में आया था ना, डायोनिसिस अशोक के दरबार में आया था, अशोक के। प्लिनी आगे है, नेक्स्ट है प्लिनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। किसने? नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक प्लिनी ने लिखी, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसने भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। आगे बात करें पारिपल्स ऑफ द इथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं मिलती। यह लेखक करीब 80 ईसा पूर्व हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसके समय में भारत में बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। तो अभी तक पढ़ रहे थे यूनानी लेखक, अब पढ़ेंगे चीनी लेखक। किसके समय में? चीनी लेखक आया फाहयान या चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी बताया है। आगे बात करें तो संयुगन है, ये संयोजन नहीं है, क्या होगा? संयुगन के बारे में डिस्कस किया। संयुगन है, ठीक, संयुगन के विषय में यहाँ डिस्कस किया गया है। संयुगन यह 1518 ईस्वी
ईस्वी में भारत आया था। इसने 3 वर्षों तक भारत में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की, बौद्ध धर्म के समय जानकारी एकत्रित की, प्राप्तियां एकत्रित की। अगला था हेनसांग। हेनसांग यह यानी यह हेनसांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग 629 ईसा पूर्व में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा कौन? हेनसांग भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा और 15 वर्षों से ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन करने तथा बाद में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी, क्या नाम है वृत्तांत? सीयूकी के नाम से प्रदेश का तो वृत्तांत सीयूकी नाम इंपॉर्टेंट नाम डाउन कीजिए। जो सीयूकी किसका वृत्तांत है? तो हेनसांग का। क्या किसका? हेनसांग कौन था? चीनी यात्री था। हेनसांग आया था, है ना, नालंदा विश्वविद्यालय और बौद्ध धर्म के विषय में ग्रहण करने जो है शिक्षा जानने के लिए। तो इसका भ्रमण वृत्तांत के नाम से सीयूकी के नाम से प्रसिद्ध है। इसने 138 देशों का विवरण मिलता है। कितने? 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज का धर्म और राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंधु का राजा शुद्ध था। इसके अनुसार सिंधु का राजा कौन था? शुद्ध था। किसके? हेनसांग के अनुसार। हेनसांग के अनुसार सिंह का राजा कौन था? हेनसांग के अनुसार सिंह का राजा क्या था? शुद्ध था। ठीक है, हेनसांग के अनुसार सिंह का राजा कौन सा था? शुद्ध था। आगे बात करें तो हेनसांग का राजा कौन था? शुद्ध था। आगे डिस्कस करते हैं। हेनसांग का राजा शुद्ध था। नोट फिर इंपॉर्टेंट है, नोट आचार्य हेनसांग शीलभद्र के अध्ययन थे। आचार्य हेनसांग शीलभद्र के अध्ययन थे तथा अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। जब आचार्य हेनसांग आया जो है तो क्या किया? तो इसमें जो नालंदा विश्वविद्यालय जो उस पर तो कुलपति कौन था? शीलभद्र थे, क्योंकि वो क्या करने हेनसांग क्या करने आया था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने और बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी एकत्र करने। तो जब हेनसांग बौद्ध धर्म में पढ़ रहा था चीनी यात्री, तो उसमें वहाँ का कुलपति कौन था? कुलपति होते ना, कॉलेजों यूनिवर्सिटी में कुलपति होते हैं, तो वहाँ से कुलपति कौन था? शीलभद्र था। ठीक, शीलभद्र के अध्ययन थे। इत्सिंग यह 7वीं शताब्दी। कब? इत्सिंग यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय में भारत का वर्णन किया। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? किसने भारत का वर्णन अपने समय में किया? तो इत्सिंग है। इंपॉर्टेंट, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। ठीक है, इत्सिंग नोट्स में इनको नहीं लिखना, सारी बातें नहीं लिखनी, जो इंपॉर्टेंट वो इत्सिंग आया था। आगे बात करें अरबी लेखक। अब कौन से लेखक आ गए? अरबी लेखक आ गए। अरबी लेखक के विषय में पढ़ते हैं हम लोग। अरबी लेखक पहले अरबरूनी। कौन था अरबी लेखक? अरबरूनी था। यह महमूद गजनी के साथ भारत आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, महमूद गजनी के साथ कौन था? अरबरूनी आया था। अरबी में लिखी गई इसकी कृति किताब उल हिंद। किताब क्या नाम है? किताब उल हिंद अरबरूनी की कृति है। और तहकीक ए हिंद, किताब हिंद और तहकीक ए हिंद यानी मतलब तहकीक ए हिंद मतलब भारत की खोज। आज भी इतिहासकारों के लिए यह महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोलीय विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल एवं मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापदंड, विज्ञान आदि विषयों का आधार पर 80 अध्यायों को विभाजित किया गया। इसके राजदूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि का सुंदर प्रकाश डाला गया है। इसमें वर्णन किया गया है। अल-बरूनी जो अरबी लेखक था। ठीक, तो यहाँ से अल-बरूनी से इंपॉर्टेंट बस इसकी कृति क्या थी? किताब उल हिंद और तहकीक हिंद। दो थी, हिंद करके हैं। अल-बरूनी की हैं किताब उल हिंद और तहकीक हिंद, ये नोट डाउन करनी है। ठीक है, आगे बात करें तो इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता के विषय में देखते हैं। इब्न बतूता इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसकी यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता। तो रिहला क्या थी? अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत था, जिसे क्या कहा जाता था? रिहला कहा जाता था। अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत जिसे रिहला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रिहला कहा जाता था। 14वीं शताब्दी। कब? 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता में प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। सुल्तान का क्या नाम था? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तुगलक ना, जानते हैं ना, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, MBT मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे? इब्न बतूता को।
ठीक है। उसे दिल्ली का क्यों? क्योंकि इसकी विद्युत से प्रभावित होकर, ठीक है। दिल्ली पहुंचने पर, कहाँ? दिल्ली पहुंचने पर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे क्या नियुक्त कर दिया? दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त किया। कब? 1333 ईस्वी में। डेट क्या थी? 1333। और इसकी इब्न बतूता जो है क्या था? रिहला था। इसका यात्रा वृत्तांत था, ठीक है, जो अरबी भाषा में लिखा हुआ, अरबी भाषा में रिहला लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान देना है। आगे बात करें अन्य लेखक, जो अन्य लेखक है इनके विषय में एक नज़र डाल लेते हैं। तारानाथ आया, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूर और तंगयूर नामक ग्रंथ लिखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंगयूर और तंगयूर नामक ग्रंथ किसने लिखे? तो तारानाथ कहाँ का लेखक था? तिब्बती लेखक था। तारानाथ कहाँ का लेखक था? तिब्बती लेखक था जिसने कंगयूर और तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर आया मार्को पोलो आया अन्य लेखक में। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। आगे बात करें तो आगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से मिलने वाली जानकारी हमने पढ़ लिया। सभी धर्म ग्रंथ पढ़ा, ऐतिहासिक ग्रंथ मिला और विदेशियों का विवरण पढ़ा। आप पढ़ेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से मिलने वाली जानकारी, कि हमको इतिहास के विषय में जो जानकारी मिलती कहाँ से मिलने, हमने कई टॉपिक डिस्क्राइब किए। तो आप पढ़ेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से मिलने वाली जानकारी। ये पहला टॉपिक है प्राचीन भारत, मतलब एक नंबर 1 डालकर जो लूसेंट के ऊपर नंबर 1 डालकर टॉपिक में जितना चीज़ डिस्क्राइब किया उतना लेंगे, चाहे वीडियो जितनी देर का हो जाए। कुछ टॉपिक छोटे हैं, कुछ टॉपिक थोड़ा बड़े हैं। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी 1400 ईसा पूर्व में अभिलेख बोगाई कोई जिसे कहते हैं एशिया माइनर नाम से आपको याद आ जाता होगा, सुना है आपने। लेकिन अगर कोई पूछे बोगाज कोई तो ये नाम आपको समझ में नहीं आता। कई बच्चों ने तो पहली बार भी हो सकता है कि सुना हो बोगाज कोई। तो क्या इसे एशिया माइनर ही बोगाज कोई है। में वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नाथ से यानी अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। तो कहाँ मिलते हैं पूछा जा सकता है, तो एशिया माइनर आप कहेंगे तो समझ। लेकिन कहीं एग्जाम में ऑप्शन में बोगाई कोई दे सकता है, क्या देता है? बोगाज कोई दे सकता है। तो वहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए, बोगाज कोई और एशिया माइनर सेम है। मध्य भारत में भागवत धर्म को विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेनसर यानी विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारत का जिक्र हाथी गुथा अभिलेख में। भारतवर्ष, भारत का नाम हमने कहता है कई बार है, देखो जो मध्यकालीन इतिहासकार है जो हिंद अथवा हिंदुस्तान कहा, लेकिन भारत का नाम भारतवर्ष है। क्या नाम? भारतवर्ष। तो कहाँ मिला सबसे पहले? तो सर्वप्रथम हाथी गुफा अभिलेख। कैसे अभिलेखों में? हाथी गुफा अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम नाम इंपॉर्टेंट है। भारतवर्ष का नाम कहाँ जिक्र किया, डिस्क्राइब किया गया? हाथी गुफा अभिलेख में। हाथी गुफा अभिलेख में भारतवर्ष का नाम सर्वप्रथम डिस्क्राइब किया गया, इसके विषय में वर्णन किया गया। आगे बात करते हैं रेशम बुनकर की श्रेणियाँ। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर, कहाँ? मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती हैं। कश्मीर नवपाषाणिक पुरा स्थल बुर्ज होम गर्तावास यानी गड्ढा का घर साक्ष्य मिलता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ मिलती हैं। पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से क्या जानकारी लिए? प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के, क्या? प्राचीनतम सिक्के जो पुराने सिक्के आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कासार्पण कहा जाता था। कासार्पण का नाम आपने कब सुना होगा? आपने मौर्य काल में जो है, जब जो चाणक्य जो होता है ना, चंद्रगुप्त मौर्य को जो है कासार्पण देकर ही खरीदता। तो कासार्पण क्या होते थे? प्राचीनतम जो सिक्के होते थे, आहत सिक्के होते, इन्हीं को क्या कहा जाता है? कासार्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता था? कासार्पण कहा जाता है, ठीक है। और रेशम बुनकर श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। आगे बात करें, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। किसने? यवन शासकों ने सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, संगीत प्रेमी। तो समुद्रगुप्त की जो सिक्के थे उस पर जो है वीणा बजाती हुई मुद्रा मिली। तो इसका जिससे सोचा गया, मतलब समझा गया कि हो सकता है समुद्रगुप्त क्या रहा, संगीत का प्रेमी रहा, इसलिए जो अपने सिक्के छपवाए उसमें वीणा बजाती हुई मुद्रा को छपवाया गया। आगे बात करें अरिकमेडु जिसे क्या कहते हैं? पुद्दुचेरी के निकट, कहाँ? पुद्दुचेरी के निकट रोमन सिक्के प्राप्त हुए। पुद्दुचेरी के निकट क्या हुआ? रोमन के सिक्के प्राप्त हुए। इसका मतलब समझ गए रोमन के लोग भी यहाँ आए थे। नोट फिर इंपॉर्टेंट है, नोट कहीं भी आपको मिले तो ये नहीं पूछना कि इंपॉर्टेंट नहीं, 100% इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले भारत का संबंध बर्मा, क्या है? बर्मा यानी स्वर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार। बर्मा का पुराना जो है म्यांमार का पुराना नाम क्या है? पूछा जा सकता है एग्जाम में, पूछा जा सकता है, क्या पूछा जाता है कि म्यांमार का पुराना नाम क्या है? वर्मा है, यानी बर्मा है। आगे बात करें तो मालवा, क्या लिखा है? मलाया, मालवा, क्षणद्वीप, कंबोडिया इसे कंबोज और जावा को यवद्वीप स्थापित हुए। जावा यानी क्या? जावा यानी यवद्वीप स्थापित हुए। आगे बात करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। तो ये हो गया अभी है, ठीक। आगे डिस्कस करते हैं
ये वाला। आगे बात करें तो अभिलेख क्या लिखे हैं, अब महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, महत्वपूर्ण क्या है, अभिलेख है, जो इंपॉर्टेंट अभिलेख दिखाए गए हैं, इंपॉर्टेंट अभिलेख दिए गए हैं, और जो है अभिलेख जो इंपॉर्टेंट तो दिए गए हैं, इनके साथ कौन सा अभिलेख किस शासनकाल से, किसके शासनकाल में जो है किससे संबंधित है, किस शासक से संबंधित है। जैसे हाथी गुफा अभिलेख किसके हैं, तो कलिंगराज खारवेल। सबसे पहले आपको लिखा मिल रहा होगा ना हाथी गुफा अभिलेख, तो हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किससे है, हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किससे है, कलिंगराज खारवेल से। किससे हाथी गुफा अभिलेख का संबंध, तो हाथी गुफा अभिलेख का संबंध है कलिंगराज खारवेल से। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन से, इसको तो 100% नोट डाउन के इंपॉर्टेंस से रख लीजिएगा, नोट्स में इसे जरूर लिखिएगा। हाथी गुफा अभिलेख कलिंगराज खारवेल, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप इसका लेते रहिए। जूनागढ़ अभिलेख गिरनार अभिलेख रुद्रदामन का है। नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री है, नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री है। प्रयाग प्रशस्ति लेख, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त का है, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्र का है। एलोरा अभिलेख, सॉरी एहोल जिसे लिखा, क्या लिखा है, एहोल अभिलेख, क्या लिखा है, एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख के विषय में, एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय का, एहोल अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय का। मंदसौर अभिलेख है मालवा नरेश यशोवर्मन का, यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन का है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का है। भीतरिम जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का है। और देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ है अभिलेखों का अध्ययन, अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों जो स्टडी ऑफ जो है, जो अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, इपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, इपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, इपिग्राफी कहलाता है, ठीक है। अब इधर चलते हैं, ठीक है। अब एक बार शॉर्ट रिवीजन मार लेते हैं स्पीड में, ठीक है, शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, शॉर्ट रिवीजन जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट रिवीजन एक बार कर लेते हैं फटाक से, फिर उसके देखते हैं आगे, नहीं शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। हाँ, शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं क्या बताएगा। सबसे पहले शॉर्ट रिवीजन जल्दी जल्दी कर लेते हैं। भारत के इतिहास के विषय में हमने क्या पढ़ा था, हिमालय से महाद्वीप तक फैला है भारत का इतिहास ना, ठीक है। यहाँ देखो यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा, मध्यकालीन मुस्लिम इतिहास का और हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया, बस इतना इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ को निशान भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है, सब हो गया। आगे बात करें तो भारत को 3 भागों में डिस्क्राइब किया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, 3 भागों में इसको डिस्क्राइब किया गया, वर्णन किया गया है स्टडी के लिए। फिर प्राचीन भारत को जो हमने जो पुरातत्व संबंधी प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत हैं, इनको सब जानकारी 4 स्रोतों से मिलती है। पहला धर्म ग्रंथ, फिर ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से विषय में हमको जानकारी मिलती है प्राचीन भारत के विषय में। प्राचीन भारत के समय इनसे जानकारी मिलती है। आगे बात करें तो धर्म ग्रंथों में ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलने वाली जानकारी, तो हमको बताया गया सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है, वेद है। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद, इसके संकलनकर्ता महर्षि दयापान वेदव्यास को माना जाता है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। 4 वेदों के विषय में डिस्क्राइब किया गया है, वर्णन किया गया है। आगे बताइए ऋग्वेद के समय, ऋग्वेद के विषय में, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 1046 रचनाएं हैं। और इसके जो पढ़ने वाले ऋषि उन्हें होत्र कहा जाता है। पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है, ऋग्वेद के समय होगा। इसमें आर्य की राजनीतिक प्रणाली के विषय में जानकारी मिलती है। आर्य की राजनीतिक प्रणाली के विषय में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद की रचयिता कौन है, विश्वामित्र द्वारा रचा गया है। इसके 3रे मंडल में विश्वामित्र को प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है। और 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाएं हैं जिनको खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खिल कहा जाता है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त यानी कि जो है वर्णन किया गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ना, मुख से भुजाओं से जंघाओं से सारा वर्णन किया गया है। आगे बात करें तो यहाँ तक क्लियर हो रहा है, अच्छे से समझ में आता गया है। फिर आगे बात करें ईसवी और ईसा में अंतर भी क्या है, अभी आपको पता है कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व लिखा है, इसकी गिनती उल्टी गिनती में गिना जाता था। और लिखा ईसा मसीह के जन्म पहले को बीसी यानी ईसवी ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व को ईसा पूर्व कहा जाता था। और ईसा मसीह के जन्म के बाद को जो है ईसवी कहा जाता है, ठीक है। और पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व महात्मा बुद्ध का जैसे 563 में जन्म हुआ था, मृत्यु 483 हुई, यानी बुद्ध जो है ईसा जी के जन्म के 563 वर्ष पहले और ईसा जी के जन्म के 483 वर्ष पहले इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। ईसवी और ईसा में कन्फर्म हो गया। आगे बात करें, वामनावतार ने 3 भागों में आख्यान प्रचलित, तो ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है। अग्नि के लिए इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 रचनाएं हैं। और इतिहास के रूप में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है, सतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद
बात की जाए यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में क्या लिखा है, अनुपालन और बल के लिए मंत्रों का वर्णन किया गया है। इसके पाठकर्ता बस यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्धायु कहा जाता है और ये गद्य एवं पद दोनों में। गद्य एवं पद इसमें गाई जा सकने वाली रचना है सामवेद में, गाय उसके संकलन करता है और इसके जो पढ़ने वाले से उसे उद्रात कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्रात। और भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है सामवेद को, भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद को ही कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करें, है ना, प्राचीन वेद सतपथ ब्राह्मण का स्थान हमने पढ़ लिया था। ठीक, आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बात करें तो ठीक, ठीक, आगे बात करें तो आगे देखते हैं। ठीक, क्लियर हो रहा है, ईसा पूर्व वगैरह क्लियर हो गया। सतपथ ब्राह्मण का स्थान हो गया। गद्य पद वाली सामवेद है। अथर्ववेद में, अथर्ववेद में क्या किया, अथर्ववेद में क्या इंपॉर्टेंट, अथर्ववेद में क्या किया गया है, इसमें रोग निवारण, तंत्र जादू टोना इन सबका वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है, एक ही इंपॉर्टेंट बात, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में, है ना। और कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ये वेद क्या क्या करता है, कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। और प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। इसका वर्णन अथर्ववेद में किया गया। कहाँ, अथर्ववेद में इसका वर्णन किया गया है। कहाँ किया गया है, अथर्ववेद में इस बात का वर्णन किया गया है। सभा और समिति प्रजापति की 2 क्या थी, पुत्रियां थी। ठीक है, नोट, सबसे प्राचीन का वेद ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन का वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है, अथर्ववेद है। ठीक है, अथर्ववेद वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों 6 वेदांग हैं, 6 वेदांग हैं, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ठीक है, और बात करें तो पुराण की बात करें तो पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। और इनकी संख्या, पुराणों की संख्या 18 है। 5 मेन है, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, वामन पुराण और भागवत पुराण, जिसमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ठीक, आगे बात करें पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। और इसमें पढ़ने के स्त्रियों को और शूद्र को पढ़ने की अनुमति नहीं थी और पुराण केवल सुन सकते थे और इनका पाठ मंदिर पुजारियों में किया करते थे। और स्त्री को सबसे गिरी हुई माना गया। जुआ और शराब की भांति तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। ठीक, तीसरा मुख्य। ठीक, आगे जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक है, और इसके इतिहास कल्पसूत्र से, कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। ठीक है, और जैन भगवती सूत्र में महावीर के जीवन के कृत्यों का जो है उल्लेख किया गया है। और अर्थशास्त्र, जिसके लेखक कौन है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, एक ही व्यक्ति का नाम वही थे। और इसमें 15 अधिकरण और 180 प्रकरणों का उल्लेख मिला जाता है और मौर्य युगीन जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम कल्हड़ के द्वारा किया गया। कल्हड़ द्वारा रचित था रजत रंगणी। कौन सा, रजत रंगणी था, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से। कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम था, रजत रंगणी था, जिसमें अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत मिलता है। चचनामा के लेखक कौन थे, अली अहमद। चचनामा के लेखक कौन थे, अली अहमद। कल्हड़ थी रजत रंगणी की पुस्तक और चचनामा के लेखक थे अली अहमद। ठीक, आगे बात करें, अष्टाध्यायी क्या था, संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक थी, लेखक थे पढ़नी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे, पढ़नी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे, पढ़नी जी माना जाता है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन माने जाते हैं, पढ़नी अष्टाध्यायी के लेखक माने जाते हैं। इसमें मौर्य के इतिहास के विषय में, राजनीतिक प्रणाली के जान मिलते हैं। और कल्याण में गार्गी संहिता ज्योतिष ग्रंथ है। गार्गी संहिता क्या है, ज्योतिष ग्रंथ है। इसमें हूण आक्रमण जो होने वाले यवन आक्रमण के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है, गार्गी संहिता से मिलती है, जो कि एक ज्योतिष ग्रंथ है। ज्योतिष ग्रंथ और पतंजलि पुष्पमित्र संघ के पुरोहित थे। ठीक है, यूनानी लेखक, इसमें हमने टेसियस के विषय में पढ़ा। ठीक है, इसका कोई इंपॉर्टेंट, हेरोडोटस के विषय में पढ़ा। इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। ठीक है, हेरोडोटस का मेगास्थनीज के विषय में सिकंदर के साथ 2 आए थे, निर्कियास आया था, आर्निकिस्टस 3 आए थे और एक आया था आस्टियोबुलस आया था। मेगास्थनीज का था, सेकंड का राजदूत था और अशोक के। और इसने क्या किया था, मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका, पुस्तक क्या लिखी थी, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका थी। डाइमेकस था, ये आंतिनेस का राजदूत था, है ना, बिंदुसार के राजदार में आया था। तो डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। और जो है मेगास्थनीज बाद में, यानी चंद्रगुप्त, यानी मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। ठीक है, और डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में मौर्य वंश की जानकारी विषय में मिलता है। डायोनिसस था, ये टालमी का फिलिंडस का राजदूत था, अशोक के दरबार में आया था डायोनिसस। और टालमी कौन था, इसने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। प्लिनी के विषय में नेचुरल हिस्ट्री के नाम में पुस्तक लिखी थी, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक प्लिनी ने लिखी थी। ठीक, पौधों, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं पर पुस्तक लिखी थी। आगे पारिप्लसन ऑफ द एथेंसी, इनके समय कुछ नहीं मिलता है। और चीनी लेखक फाहियान आया था, गुप्त ने चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। बस डाल लीजिएगा लेखक और किसके दरबार में, जैसे फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक, और इसमें मध्य प्रदेश की कृतियों का वर्णन किया गया है। आगे संयुगन है, यह संयुगन लिखा है। संयुगन 518 ईस्वी में आया था। 3 वर्ष बौद्ध की धर्म की यात्रा। हेनशांग आया था, हेनवर्ष हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है,
हेनसांग हर्षवर्धन क्या नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया हेनसांग ने और बौद्ध ग्रंथ के विषय में जानकारी की और एकत्र किया। ठीक, इनका यात्रा वृत्तांत है जिसे सीयूकी कहा जाता है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। हेनसांग की यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, आगे बात करें। ठीक, और हेनसांग जब पढ़ रहा था नालंदा विश्वविद्यालय में तो उस समय कुलपति कौन थे? शीलभद्र कुलता थे। उसके बाद आया इत्सिंग की बात की गई है, वो नालंदा विश्वविद्यालय है ना में आया था, 7वीं शताब्दी में आया था। इत्सिंग की शताब्दी में 7वीं शताब्दी में आया था। अलबरूनी था, अरबी लेखक में अलबरूनी आया था। ठीक है, अलबरूनी क्या थे? इसकी 2 कृतियाँ थी, किताब उल हिंद थी और तहकीक ए हिंद है, 2 कृतियाँ जो अरबी भाषा में लिखी गई। ठीक है, ये अच्छा जो है सुंदर, इसने जो कई सब्जेक्टों पर कई टॉपिक पर अच्छा प्रकाश डाला, अच्छा डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, अच्छे से वर्णन किया है, अच्छे से वर्णन किया है। ठीक, आगे बात करें। ठीक है, अच्छे से इन्होंने वर्णन किया है। ठीक, आगे बात करें तो रेशम बुनकर की श्रेणियों के विषय में जानकारी मंदसौर अभिलेख से हमको प्राप्त होती है ना। और प्राचीनतम आहत सिक्कों को कांसार्पण कहा जाता था, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। प्राचीनतम आहत सिक्कों को कांसार्पण कहा जाता था, कांसार्पण कहा जाता था। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, चंद्रगुप्त बिना बजाती हुई पुरस्कार संगीत का प्रेमी होंगे बताया था, यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे। ये एक बार और रीजनल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध कलिंगराज खारवेल से है और जूनागढ़ गिरनार अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से है। नासिक अभिलेख का संबंध गौतम शिवपाल करनी से है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से है। एलोरा अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से है। भीतरियम जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से है और देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन से है। और अभिलेखों का अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, जो है आज की क्लास हम लोग डिस्कस हो गई। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर आप लोग कमेंट करिए और अपना रिव्यू दीजिए कि इसमें क्या जो है ऐड किया जाए या फिर क्या हटाया जाए, कैसे अब अगले सेशन में हम जो लाते हैं जो है लूसेंट की आगे लेके आते। तो आप ये भी बता दीजिए कि अब मध्यकालीन भारत से एक टॉपिक लाया, जो पहला टॉपिक हो चाहे जितना भी लंबा होगा उसको एक वीडियो में लाया जाएगा। तो आप अगले वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं कि जो है क्या किया जाए, क्या जो है मध्यकालीन भारत से लाया जाए या फिर इसी से लाया या फिर आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और सबका एक टॉपिक धीरे धीरे करके लाया जाए। जैसा भी आप कमेंट करके कहेंगे वैसा लाया जाएगा। अगर कहेंगे सबका एक टॉपिक लाया जाएगा आप लोग तो सभी टॉपिकों से एक लाया जाएगा, या फिर अगर आप कह रहे हैं कि नहीं जो है सभी का एक टॉपिक नहीं, जो केवल पहले हिस्ट्री पूरी कवर कीजिए तो फिर हम लोग जो है या प्राचीन भारत कवर कीजिए तो हम प्राचीन भारत पहले पूरा कवर करेंगे। या फिर आप कहते हैं तो मध्यकालीन भारत से एक आधुनिक भारत से, फिर एक जो है जियोग्राफी से और इंडियन जियोग्राफी से, वर्ल्ड जियोग्राफी से सबसे एक टॉपिक लाया जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में लिए, तब तक के जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके, हाइड आउट ब्रो, सब्सक्राइब कर लिए ब्रो। ओके ब्रो, बाय। सब्सक्राइब प्लीज ब्रो। ओके, सब्सक्राइब बालाजी क्लासेस।